नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त जो है वो पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनी जा रही है। एक फाशिस्ट हुक्मरान की शिकस्त और बदतरीन शिकस्त हुई है इस मौके पे एक ऐसे शख्स की जिसको घमंड, अकड़, तकब्बुर और धमकियाँ बहुत कुछ इस शख्स की हालत थी जो आज उसकी तजलील हो रही है शिकस्त की सूरत में। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के जाने के बाद न सिर्फ अमेरिका के अपने खारजा पॉलिसी इंतज़ामी मामलात में बहुत तब्दीली आएगी जैसे जो बाइडन ने कहा है, इसी तरह दुनिया भर में सियासी और खारजा लेवल पर जो तब्दीलियां हैं वो मुतवक्का है, बहुत अहम। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत अहम ज़राए का कहना है कि जनाब पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत है और जो मौजूदा इस वक्त यहाँ पर खारजा पॉलिसी है या सियासत है या हुकूमत है, इसमें भी बहुत अहम तब्दीली मुतवक्का है। आगे चल के मेरे सवाल में ये शामिल होगा अपने मेहमानों के लिए कि क्या तब्दीली, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के बाद जाने के बाद एक तरफ तो वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल हैं और जिस तरह से तब्दीली की बात की जा रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी ये मुतवक्का है कि शायद दिसंबर तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, इसी तरीके से ट्रंप के जाने के बाद कुछ बहुत अहम ज़राए ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में सियासी तब्दीली, अहम सियासी तब्दीली मुतवक्का है। इन इशूज़ के ऊपर और चंद और दूसरे इशूज़ हैं पीडीएम के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं ये उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग फंक्शनल, साबिक वफाकी वज़ीर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। और शाह अवैस नूरानी साहब, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा पाकिस्तान JUP, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब आपकी तरफ पहले आ जाता हूँ। सर सवाल ये है कि एक अमूमी तासुर भी यही है और अहम तरीन ज़राए भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान की जो 2 साल में खारजा पॉलिसी नज़र आई वो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात के मुताबिक थी, यानी उनकी हुक्म के मुताबिक थी। कुछ हम ख्वाहिशात का लफ्ज़ ले लेते हैं, मसलन सकूत कश्मीर और सलामती कौंसल्स में नॉन रुकन जो आपका है उसमें वोट भारत को देना, इसी तरीके से आपके CPEC को पैक कर देना, इसी तरीके से आपके कुलभूषण यादव को रिलीफ देना और उसको आपके वहाँ तक रसाई देना, आपके अपील तक, और इसी तरीके से रोजवेल्ट होटल की फरोख्त, ये भी डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म था, सुनने में यही है, ज़रा यही कहते हैं। तो क्या सर अब जो बाइडन साहब आ गए हैं और इनकी बदतरीन जो शिकस्त हुई है, क्या वापस पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टर्न होगी इस सकूत कश्मीर की तरफ भी और दूसरे जो और अहम मामलात हैं उस तरफ भी, और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं उसमें भी कोई अहम तब्दीली होगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जी चंद असूली सी बातें कह दूं, और वो ये है कि अमरीकी अवाम ने ट्रंप को शिकस्त देकर जहालत, नफरत और झूठ की सियासत का बाब बंद कर दिया है, तकब्बुर का भी सर। और अब जो है मैं समझता हूं कि इस वक्त ये दुनिया की जरूरत है, बल्कि पाकिस्तान और भारत की जरूरत है कि यहाँ के अवाम भी इस खित्ते में जारी नफरत और जहालत की सियासत को बंद करें ताकि खित्ते के अवाम जो हैं वो तरक्की कर सके। दूसरी हकीकत जो इस वक्त सामने है वो ये है कि सियासी मुखालिफिन को गद्दार कहना
और मीडिया को मुल्क दुश्मन करार देने वाले बददिमाग और जाहिल लीडरों की अब दुनिया को जरूरत नहीं है। ये भी एक हकीकत है और ट्रंप की शिकस्त ने इस चीज के ऊपर मोहरे तस्दीक सबत कर दी है। तीसरी चीज यह है कि ट्रंप के जो नफरत आमेज और शिद्दत पसंदाना और कौम को और मुल्कों को तकसीम करने वाले रवैये जो थे, उन्होंने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से दो चार कर दिया था। और हकीकत यह है कि अमेरिकी अवाम ने अपने वोट की ताकत से दुनिया को दरपेश नफरत की जंगे अजीम से बचाया है और जिसके नतीजे में पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसे तूफान की तरफ जा रही थी जिसके नतीजे में पूरी दुनिया के अवाम, गरीब और मजलूम लोग एक सरमायादाराना सोच रखने वाले फर्द की वजह से और एक दौलत के सर के ऊपर अपने आप को ताकतवर समझने वाले शख्स की वजह से एक अंधेरे की तरफ चली जाती। अब जो बाइडेन साहब आए, मैं तो आपके तवस्सुस से पाकिस्तानी अवाम की तरफ से एक तो उन्हें मुबारकबाद दूंगा, उन्हें वेलकम करूंगा कि उनकी कामयाबी जो है वो अमरीकी अवाम की कामयाबी है, बल्कि दुनिया के अंदर इंसानियत दोस्तों की कामयाबी। और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर सूरत में दुनिया में जारी नफरत के कारोबार को रोकने के लिए, अगर उन्होंने अमेरिका को अमेरिका रखना है, अगर उन्होंने दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है, तो उन्हें नफरतों की सियासत से पीछे हटना पड़ेगा और उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक की सियासत की तरफ आना पड़ेगा और बुनियादी इंसानी हकूक की हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। और जब वो इस हकीकत को तस्लीम करेंगे तो उन्हें कश्मीर में होने वाले मुजालिम को भी तस्लीम करना पड़ेगा और कश्मीर के अंदर जुल्म करने वाले जालिमों को भी जालिम कहना पड़ेगा। हमारे हुक्मरान नहीं कहना चाहते। अगर ट्रंप साहब माई फ्रेंड माई फ्रेंड माई फ्रेंड कहते हैं, वो इमरान साहब को भी माई फ्रेंड कहते हैं, मोदी को भी माई फ्रेंड कहते हैं, हर उस बंदे को माई फ्रेंड कहते हैं जिनके ख्याल में उससे उनका फायदा हो सकता है। कोई कहीं लिंक्ड है और कोई कहीं लिंक्ड है, कोई जूइश लिंक है और कोई यहूदी लिंक है। बहरहाल हम किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त इंसानी हकूक की बहाली के लिए ट्रंप को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब आपकी जो ये वाली बात है कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बाइडेन साहब के आने के क्या असरात होंगे, मैं जो असरात महसूस कर रहा हूं, पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के इंसान दोस्तों ने सुख का सांस लिया है कि ऐसे लगता था कि पूरी दुनिया किसी एक शैतान के कब्जे में आ गई है और हर तरफ जो क़यादतें आगे आ रही थी वो उन्हीं नफरतों के कारोबार की। मैं आज अपने मुल्क में जो जबान सुनता हूं और आज अपने मुल्क में जो अपोजिशन के बारे में, मीडिया के बारे में, यहां की लीडरशिप का जो रवैया देखता हूं, तो हकीकत में मुझे यकीन नहीं आता, मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई मैं इस मुल्क में रहता हूं जिसके अंदर सारे गद्दार हैं और मैं इस मुल्क में रहता हूं जिसके अंदर मीडिया जो है वो इंतहाई मुल्क दुश्मन है। मैं ऐसे मुल्क में रहता हूं कि जिसके लीडर जो है ना उन्हें इंसान की एहतराम का पता है और ना उन्हें इंसानियत की तौकीर का पता है। तो लिहाजा एक तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया के अंदर बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। दूसरी चीज जो इसके बाद मैं ये समझता हूं कि अमेरिका की ये जिम्मेदारी होगी जो बाइडेन के आने के बाद कि दुनिया को तिजारत का मौका दे, सी पैक का गला दबा दो और चाइना की गर्दन पे हाथ डाल दो, ईरान को उल्टा टांग दो और इस सब के नतीजे में क्या हासिल करोगे तुम? किसकी खुशनुदी के लिए करोगे? अब जो है जो तिजारत में आगे बढ़ेगा, अगर सी पैक आगे बढ़ेगा उसका अमेरिका को भी फायदा है, पूरी दुनिया को फायदा है। तिजारत होगी, उससे पाकिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदाना रवैये पीछे हटेंगे इस वक्त। और अगर उनको ऐसे हुक्मरान यहां चाहिए, देखें अमेरिका में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका की रवायत थी कि वहां का हर सदर 8 साल रहा करता था, 4 और 4 चंद के अलावा जो पूरी तारीख में। अगर 4 साल बाद अमेरिकी अवाम ने हटा दिया है इसको सदर को, तो इसका मतलब यह है कि मिड टर्म के अंदर उसको हटाया गया। और जब कोई हुकूमतें जो हैं वो अवाम को तकसीम करने की तरफ चल पड़ती हैं और जब कोई हुकूमतें जो हैं वो अपने मुल्क की तरक्की और अपने मुल्क के
अमन के लिए जो है वो एक खतरा बन जाती हैं, तो ऐसी सूरत में जो बुनियादी ताकतवर तरीन इदारा है पार्लियामेंट के ऊपर, वो अवाम की राय होती है। तो फिर अवाम अपनी राय के जरिए उन लीडरों को और उन हकीकतों को हटा देती हैं जो हकीकतें मुल्क को तबाही, मुल्क की तरक्की में रुकावट और मुल्क के अवाम को जिल्लत और रुसवाई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही होती हैं। और पाकिस्तान में भी आज पूरी कौम को, सियासतदानों को इस पे सोचने की जरूरत है और ये तब्दीली इस सोच को आगे बढ़ाए। ठीक है जी, मैं पूछ लेता हूँ, पीडीएम तो वैसे भी तब्दीली ला रही है, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अब पाकिस्तान में सियासी तब्दीली मुतवक्का है। जनाब अवैस नूरानी साहब, इस तरफ आता हूँ कि लोगों का ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत को ट्रंप की बहुत सपोर्ट हासिल थी, ये लोग कह रहे हैं, ये आम तासुर भी है, और इसी बुनियाद पर मौजूदा हुक्मरान की बड़ी ताकतवर जो है वो स्टेटमेंट आती थी, जो ऐसा लगता था कि इनके पीछे कौन है। तो अब आप समझते हैं सर कि ट्रंप के जाने के बाद पाकिस्तान में जो धमकियां थीं और सियासी इंतकाम था और जो बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो गैर मुनासिब थी इन अहम मनसब के लिए, वो अब ख़त्म होगा, कोई सियासी तब्दीली आएगी, क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने याद फरमाया, और मोहम्मद अली दुरानी साहब का भी मैंने पूरा उनके ख्यालात सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको अमेरिकी अवाम ने रिजेक्ट किया, उस फाशिस्ट रजीम को उन्होंने फिनिश किया, और तारीख़ अमेरिका में सबसे पहले सबसे ज़्यादा वोट भी कास्ट हुए, और ये ज़रूरी भी था। वजह उसकी ये है कि उससे पहले आपने ये देखा, नोट किया होगा कि सिया फार्म लड़ाई झगड़े, रेशियल प्रोफाइलिंग उस मुल्क के अंदर शुरू की गई और हुई गई, या जो भी हमारा हादसात हुए वहाँ पे और लड़ाई झगड़े हुए। दूसरी बात ये थी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अमेरिका जो है वो बिलीव करता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स कि वो ये समझता है कि मैं अपने वोट की इज़्ज़त और वोट की तौकीर को इस्तेमाल करके, अपने राइट्स को यूज़ करके मैं अपने मुल्क के अंदर एक बेहतर चेंज ला सकता हूँ। वहाँ एक वक्त ऐसा था कि आज से 15 साल पहले जॉर्ज बुश साहब, 20 साल पहले, 15 साल या 18 साल पहले की बात है, जॉर्ज बुश साहब भी इलेक्शन में खड़े हुए थे, मगर उनके नताइज रोक दिए गए थे फ्लोरिडा कोर्ट से, और वहाँ बड़ा एक दागदार माजी ये बन गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ फ्लोरिडा में जब रिज़ल्ट रोकने के बाद उसकी हियरिंग हुई, तो उसमें काफ़ी शवाहिद ऐसे हैं जिसमें वो डिक्लेयर कर सकते थे कि ये इस इलेक्शन में कहीं कंट्रोवर्शियल ना बन जाए, मगर बहरहाल वो फैसला उनके हक़ में आया, और जॉर्ज बुश जूनियर जो थे वो अमेरिकन उसमें बन गए। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे खित्ते के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप उसको मुसलमानों के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर हालात मुझे नज़र आते हैं, मगर अगर आप पूरे खित्ते में देखें तो काफ़ी चीज़ें समेटी जाएंगी जो पिछले 4 साल के अंदर उभर के सामने आई। मसलन मैं ये समझता हूँ कि पीस जो प्रोसेस है हमारा अफ़गानिस्तान का और पूरा सिस्टम का, उसमें मुझे महसूस होता है कि उसमें बेहतरी आएगी और तेज़ी भी आएगी। साथ में ईरान के साथ उनका कुशन जो है वो थोड़ा नरम होगा और शायद उनको रास्ते दिए जाएंगे। सर मेरा जो सवाल आपसे है वो पर्टिकुलर पाकिस्तान के हवाले से है। मैं इस वक्त पूरी दुनिया की डिस्कशन या खित्ते की डिस्कशन पे नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान के खित्ते पे उस पे आ रहा हूँ। एक तरफ आप लोग हैं, एक तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप के जाने से क्या होगा, इस पे जरा रोशनी डालें सर। ये कहना अब एक तरफ हम लोग हैं, आप भी तो हमारे साथ हैं ना डॉक्टर साहब। नहीं सर, मैं तो आवाम का नुमाइंदा हूँ, हम किसी के साथ नहीं है सर, माजरत के साथ। नहीं मैं तो ऐसी सर जरा तेज, सर जरा काइंडली तेज, आपकी आवाज स्लो आ रही है, तेज सर, ताकि लोग सुने आपकी आवाज। मेरी आवाज स्लो आ रही है, आपकी भी आवाज स्लो आ रही है। अच्छा, मैंने उनसे कहा फिर बहुत तेज बोलूंगा सर।
जी जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस खित्ते के अंदर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से जब आए थे वो, इसके बाद कश्मीर, इसके बाद फाटा और इसके बाद अब गिलगित बल्तिस्तान, ये तीनों उनकी ट्राइका मूड में थे। और ये एक पूरी ट्राइका बनाई गई थी मोदी की, डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान साहब की। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फाशिस्ट जो लोग जहनी उनकी मांगी थी इन तीनों की, मोदी भी एक फाशिस्ट है, इमरान खान भी एक फाशिस्ट रवैया उसका जहनीत है, और डोनाल्ड ट्रंप की भी एक फाशिस्ट जहनीत है। उसके असरात पूरे मुल्क के अंदर आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में एक बेहतर स्लोगन लेके आया जाएगा और चेंज की तरफ हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, इस पे थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं कि पीडीएम नए मीसाक जमहूरियत की तरफ जा रही है, ये क्या है सर? थोड़ा सा इस पे कमेंट दीजिएगा। और क्या नवाज शरीफ साहब के जो बयानिए हैं पीडीएम में, उस पे कोई इख्तलाफ है? ये भी आप ज़रा बताइएगा। और हुकूमत दावा कर रही है कि पीडीएम में जो स्टेटमेंट आया है बिलावल का, उससे इख्तलाफ हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से पीपल्स पार्टी के राह हमवार हो गए हैं। इस पे थोड़ा कमेंट्स दीजिएगा सर। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है जिस पे आपने फरमाया, उसमें तो देखें पूरी पीडीएम का बयानिया यही है कि 25 जुलाई के इंतखाबात जो मुल्क के अंदर हुए वो चोरी किया गया हमारा मैंडेट। और अक्सरियत अपोजिशन की जमातों का मुद्दा यही है कि मैंडेट को चोरी किया गया है और उसकी एवज जो है इस मुल्क के अंदर एक डमी और शिकस्ता हुकूमत बनाई गई है जो बैसाखियों पे खड़ी है। दूसरी बात आपने फरमाई कि अगर हम उससे दस्तबरदार हैं, उस बयानी से हम दस्तबरदार नहीं हैं। तरीकेकार में जरूर कोई सर वो बयानिए पे तो कोई दस्तबरदार नहीं है सर। असल बयानिया है जो नाम लिया गया इदारों के सरबराहों का, उसके बारे में बताएं ना सर। जो चीजें मेरे सवाल का आप समझ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए ना। ये नहीं तो डॉक्टर साहब, इस पे कोई बहस नहीं हुई ना हमारी अंदर। ये मौजूद डिस्कस नहीं हुआ अंदर। नहीं मतलब आप समझते हैं कि बयानिए के तरीकेकार पे जरूर इफेक्ट हुआ है, बात हुई है, मगर उस पर कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ कि नाम क्यों लिए गए, नाम नहीं लेने चाहिए थे। हर एक का अपना तरीकेकार है। जो असल चीज जो आप फरमा रहे हैं सेकंड बिलावल साहब वाली, तो अगर आप बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट देखें तो उसको नोट करें। उन्होंने कहा कि एक आला मनसब पे बैठे हुए 3 दफा इलेक्टेड वजीर आजम अगर ये बयान दे रहे हैं तो जिनके नाम लिए हैं, तो इसका मतलब उनके पास शवाहिद मौजूद होंगे, तो जरूर वो लोगों को इससे आगाह करेंगे। ये नहीं कहा कि मैं इस पीडीएम के बयानिए से इख्तिलाफ करता हूं। पीडीएम का बयानिया वो 26 नुकात का है जिसमें इलेक्शन के ऊपर रिगिंग का इल्जाम है, आरटीएस सिस्टम का इल्जाम है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं पूरा का पूरा सिस्टम, मैं उस गुफ्तगू में नहीं जा रहा। चाहिए इल्जाम कहां तक सही है कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राह हमवार हो चुके हैं? क्या इसके ऊपर कुछ कमेंट्स देंगे सर आप, ताकि मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ जाऊं? मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में राह हमवार हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट कोई इजराइल की या इंडिया की तो नहीं है सर। सबके सलाम दुआ और खैर आफियत तो होती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर ये राह हमवार से मतलब आपका क्या है? जो भी डिसीजन होगा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल सरबराही इजलास के अंदर और तमाम कायदीन की इत्तेफाक से ये बात तय हो गई है कि जो मुज़ाकरात होंगे वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से होंगे। इंडिविजुअली गारंटियर से कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकता जब तक पीडीएम का प्लेटफॉर्म उसमें रजामंदी नहीं देगा। ठीक है, मैं आता हूं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। यार आपका मैं देख रहा था अभी डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग फंक्शनल, आप तो एलआई हैं हुकूमत के, लेकिन जो ये मामलात हैं आपके उसके ऊपर कराची के जजायर के ऊपर और रावी जो रिवर है उसके एग्रीमेंट के ऊपर, तो आप तो सख्त तरीन मुखालिफिन हैं हुकूमत के, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप सर? डॉक्टर साहब देखें, जो अलायंसेज होते हैं या हुकूमतों में या अपोजिशन में जो लोग इकट्ठे होते हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए होते हैं ना, आवाम को लुटवाने के लिए या आवाम को उजाड़ने के लिए तो नहीं होते। अगर कहीं भी हमें महसूस होगा कि आइन को
खिलाफ कुछ इकदाम हो रहा है, कहीं भी हमें महसूस होगा अवाम पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है यकीनी तौर पे हमें आप शमशीरें बनाना देखेंगे। ये तवक्को भी ना करें कि कोई अवाम का इस्तेहसाल करे, जजीरों की शक्ल में आईने पाकिस्तान का इस्तेहसाल करे, खा उसके अंदर सूबाई हुकूमत भी उनके साथ क्यों ना मिल जाए, फिर भी हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। और अगर कोई ये समझे कि लाहौर के अवाम को लूट मार करके चंद डेवलपर्स के जरिए जो है पूरे लाहौर को उजाड़ दिया जाएगा और इसकी फसलों के इलाके को जो है वो लोगों की बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स के लिए जो है उसको एक चरागाह बना दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को लाके यहाँ बिठा दिया जाएगा, तो इसकी तो हम कभी भी हमायत नहीं करेंगे। और आप ये भूल जाएं मुस्लिम लीग फंक्शनल की तरफ से कि वो किसी के आगे इस इशू के ऊपर झुकेगी, क्योंकि इसका जो पहले सरबराह थे उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी थी। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर तो इतनी बात करूंगा। लेकिन अभी आप बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो इस पर मैं थोड़ा सा तबसरा करना चाहूंगा। जरूर जरूर। और वो ये है, वो जनाब ये है कि जहां तक और खुली खुली बातें करने में अच्छा होता है, आवाम को एजुकेट होना चाहिए क्या हो रहा है। देखें जी, जहां तक इस वक्त सवाल है कि मियां साहब ने जो बयानिया अख्तियार किया गुजरांवाला के अंदर, उसके वजह से यकीनी तौर पर ऑपोजिशन और खुद उनकी पार्टी के अंदर बहुत से सवालात पैदा हुए और जिसकी शक्ल जो है वो बिलावल साहब के बयान के सूरत में भी सामने आई और आज जो है मुस्लिम लीग नून के कुछ बहुत से लीडर जो हैं वो अपने मुस्तकबिल के रेफरेंस से बहुत परेशान नजर आते हैं। इसी के साथ साथ बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि जो बयानिया मियां साहब ने अख्तियार किया है वो जो है पब्लिक के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी का सबब बन रहा है। अब ये एक ऐसा बैलेंस बन गया है जो कि बहुत डिफिकल्ट है और मुजाहमती जो सियासत का बयानिया है वो इस वक्त एक टकराव की कैफियत की तरफ जा रहा है। ये तो एक नजर आने वाली बात है, लेकिन इसमें एक छुपी हुई एक और हकीकत है जनाब, वो ये है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन वो एक ही बयानिए के ऊपर चल रहे हैं और वो ये है कि रियासती ताकतों को अवाम की नजरों के अंदर एक खास हद तक पीछे धकेलना जो है वो दोनों का मौक़िफ़ है। देखें, इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई जो है वो रियासती इदारे का फर्ज जो है वो किसी सियासतदान से नहीं मिलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये ऐलान कर दिया कि कोई भी उनका पार्टी का फर्ज जो है वो किसी रियासती इदारे के किसी फर्ज के साथ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि मियां साहब और इमरान खान साहब दोनों रियासती इदारों और अपोजिशन के दरमियान एक डिस्कनेक्ट लाना चाह रहे हैं और इस डिस्कनेक्ट के नतीजे में यकीनन मुल्क के अंदर एक तसादुम की फिजा जो है वो पैदा होती है और माजी में सियासी टकराव जो होता था वो हमेशा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हुआ करता था। आज ये थोड़ी सी बारीक बात है, इसको समझना पड़ेगा। मैं मैं यहाँ पे जरा रोकना चाहूंगा, मुझे एक अहम ब्रेक लेना है और फिर मैं यहीं से आपको जोड़ूंगा जहां से रुक रहा हूं। बल्कि एक सवाल भी मैं यहाँ पे डाल देता हूं, वो सवाल बल्कि आके मैं आपको सवाल देता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले पास आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैं आप ही की तरफ से आते फिर अवैस साहब की तरफ जाऊंगा। इस पे ज़रा ज़रूर आप कमेंट दीजिए जो आपने कहा है कि दोनों मुतनाज़ा बना रहे हैं। दोनों अगर मुतनाज़ा बना रहे हैं, लेकिन सर क्या आप ये बता सकेंगे, एक तो फ़र्क है सर, एक वज़ीर आज़म की कुर्सी पे और एक अपोजिशन पे है। यहाँ पर सर आप ये बता सकेंगे कि बेचैनी कौन फैला रहा है, किसके बयान से ज़्यादा अफ़वाज पाकिस्तान में बेचैनी फैल रही है सर? जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि माजी में सियासी टकराव मैंने बता दिया हुकूमत और अपोजिशन के होता था। अब अगर आप देखें तो हुकूमत यानी इमरान खान और अपोजिशन यानी मियां साहब मिलकर एक हिकमत अमली के जरिए अवाम और हुकूमती इदारों को बाहमी टकराव की तरफ लेकर जा रहे हैं। डबल आवाज आ रही है। अच्छा, इसमें जो है अब आप ये देखें कि मियां साहब कितना
बेचैनी फैलाते हैं। मियां साहब नाम ले देते हैं 2 अफराद का या 3 अफराद का, खान साहब आते हैं वो पूरे इदारे में बगावत का इल्जाम लगा देते हैं। मतलब ये है कि एक जो मियां साहब का बयान 3 कॉलम लगेगा, जब इमरान खान साहब बगावत की बात करेंगे तो वो 8 कॉलम की सुर्खी लगेगी और पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि यहां के जो इदारे हैं जो कि इसकी सालमियत के जिम्मेदार हैं, उनके अंदर वजीर आजम के मुताबिक कोई बगावत कराना चाह रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये एक सवाल है कि ये जो टकराव पैदा किया जा रहा है अवाम और इदारों के दरमियान, इसको मियां साहब ने भी सोचना है, पीडीएम ने भी सोचना है और इदारों ने भी सोचना है कि आया ये जो टकराव की कैफियत पैदा की जा रही है, ये इमरान खान साहब की कामयाबी है, ये मियां साहब की कामयाबी है। इस सूरत हाल में आप अगर ये देखें 2008 के अंदर पीपीपी और पीएमएलएन इकट्ठे हो गए और मुसलसल चलते रहे अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके नतीजे में पीटीआई आ गई। अब पीटीआई को 2 साल हुए आए हुए और उन्होंने जो है ऑपोजिशन के साथ खड़े होकर उन्होंने मुल्क के अंदर जो है मुल्क के इदारों को मुतनाज़ा बनाने का एक पूरा जोरदार तरीके पर एक काम शुरू कर दिया। यहां पर मैं ये समझता हूं कि ये वो जगह है जिसके अंदर पीएमएलएन के अंदर भी काफी मायूसियां हैं, लोग परेशान हैं, मुल्क में भी परेशानी है। ये वो वक्त है कि जहां, और आप ये देखें कि मतलब सल्तनत के इदारों के साथ मिलने पे पाबंदियां लग गई हैं। ये पाबंदी ना डीसी से मिलने पे लग सकती है, ना किसी और से मिलने पे लग सकती है। भाई हुकूमत के इदारे हैं, हुकूमत का हर इदारा जो होता है वो अपोजिशन का भी होता है और हुकूमत का भी होता है। लेकिन ऐसी सूरत में जो डिस्कनेक्ट पैदा किया गया है, ये मुल्क पूछ लेते हैं जी, पूछ लेते हैं शाह नूरानी साहब पीडीएम के बैठे हुए। जी सर, आप ही के पास ये सवाल लेके आ जाते हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब का कि हुकूमत भी और अपोजिशन दोनों ने इदारे को ना सिर्फ मुतनाज़ा बना दिया है बल्कि कौम को तकसीम कर दिया है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? सर इसमें ऐसी कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लें। इमरान खान साहब के पूरी माजी के हल्फ उठाने से पहले तक बयानात देख लीजिए आप। ये मुतनाज़ा तो दूर की बात है, वो ऐसे बयानात हैं कि आज अगर वो सारे बयानात सुनाऊं, 21 से 22 क्लिप्स ऐसे हैं कि आज लोग नेशनल टीवी पे चला नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि बिलावल साहब ने जिस दिन इन्होंने हल्फ उठाया था असेंबली में आके कहा था कि आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज अगर नवाज शरीफ ने अगर नाम लिए हैं, कोई चीज़ उन्होंने उनके पॉइंट आउट की है, तो फिर हमें भी ये सोचना चाहिए इस मुल्क के अंदर रहते हुए कि इदारे, सियासतदान, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी सब अपनी हुदूद का तयन करे ना। ये भी तो एक सबसे बड़ा अलमिया है, हर आदमी हर इदारे में इंटरफेरेंस ना करे। जब हुदूद का तयन इस मुल्क में 72 साल में नहीं हो सका, तो फिर हम क्यों सिर्फ पॉइंट आउट करें कि सियासतदान मुजरिम है? बाकी तो भी सारे मुजरिम है ना, जजेस भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सब लोग इसमें मौजूद हैं। तो सिर्फ सियासतदान या सियासी जमात को या किसी फर्द वाहिद को पॉइंट आउट करना यह भी गलत है। फिर सब बैठे और अपनी हुदूद का तयन करें ताकि कल कोई गिला शिकवा ना करे। बात ये प्रोसेस ऑफ पीस चलना चाहिए मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर इस वक्त मसला सियासी बुरान, एडमिनिस्ट्रेटिव बुरान, आईनी बुरान और सबसे बड़ा बुरान जो है वो माशी बुरान है। पूरी दुनिया का खित्ता आपसे कारोबार नहीं करना चाहता। पूरी दुनिया के खित्ते के अंदर आप आइसोलेट हो गए। वो ये कहते हैं कि इस फाशिस्ट गवर्नमेंट से क्या बात करें। जिस मुल्क के अंदर बैठा हुआ एक वजीर एडवाइजर वो रोजवेल होटल का सौदा कर रहा हो और मुल्क की चीजों को बेच रहा हो, तो वो क्या कर सकता है? आपने कभी ये सोचा है सिंध के अंदर ये समंदर पार जो समंदर के इतराफ के अंदर जजीरे को बेचने का सौदा है, ये क्या ड्रामा है? किसकी ईमा पे किया जा रहा है इतना बड़ा सौदा? ये गलत तरीके कार नहीं है क्या? ये बेच नहीं रहे क्या? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन्होंने सौदा नहीं किया अपनी हुकूमत बनाने के लिए? क्या ये इस चार्टर के अंदर नहीं है जो कश्मीर, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान एक ही तरीकेकार से, वारदात अलग है मगर तरीकेकार एक ही है? तो ये सारी चीजें हैं। अगर आज कौम अगर तैयार है किसी चीज के ऊपर रजामंद है तो वो यही है ना, वो यही कहती है कि भाई हमारा क्या होगा। कौम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया अब तक, और जो आके करे वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। अगर अदालती फैसले जाली सौंप दिए जाते हैं और फिर मुंतखब वजीर आजम को इस मनसब से उतार दिया जाता है, ये तमाशा कब तक चलेगा? दिस थिंग नीड्स टू बी स्टॉप
72 साल हो गए सर, लोग ये तरस गए हैं, गली मोहल्ले से बाहर निकल के कहते हैं कि हमारी गली में सीवरेज का पानी, गटर उबल रहे हैं, लोग परेशान हैं, उनकी रोटी नहीं है, रोजी नहीं है उनके पास, तो कहां जाए लोग? अवाम और नास की नफ्स पर किसी ने कोई काम नहीं किया अब तक। जो करना चाहता है वो प्रोसेस आपका खत्म कर देते हैं। तो जमहूरी निज़ाम और जमहूरी अमल अगर इस मुल्क में नहीं चल सकता और अगर अमल नहीं है तो फिर भाई इससे पहले अक्सरियत जो जिनके पास रही है हमेशा से 72 साल में से आप माइनस और प्लस ऐड कर लीजिए, जमहूरी हुकूमतें कितनी रही हैं और मार्शल लॉ कितने रहे, तो फिर खाता वो भी खोला जाए। ये वन साइडेड लव स्टोरी कौन सी है भाई? ये तो गलत है, इससे बात नहीं बनती। मसला सबसे इंपॉर्टेंट सर ये है डॉक्टर दानिश साहब कि इस मुल्क के अंदर अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। अवाम की जब तक नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर डेफिसिट में है, कारोबारी सेक्टर डेफिसिट में है, स्टील मिल खसारे के अंदर है, पीआईए खसारे के अंदर है, कोई इदारा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा है, हत्ता के तनख्वाहें मुलाजमीन की गवर्नमेंट की नहीं बढ़ाई जाती, तो कौम बाहर निकल गई है। लोग अपने रोडों पे लाके बच्चे बेच रहे हैं, कहां जाए पब्लिक? किससे फरियाद करें? ये कोई खेल तो नहीं है ना पीडीएम को क्यों हमने खड़ा किया है तो पीडीएम किसी की जाती मफाद है कि भाई कोई वजीर आजम बन जाएगा तो कोई फलाना बन जाएगा, इसलिए तो नहीं बनाया है। इसीलिए बनाया है कि हुकूमत अपनी पॉलिसीज पे अगर नजरसानी करने के लिए आमादा ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। आए दिन चीनी का बुरान है, आटे का बुरान है, और अब उन्होंने वो वापस रिटर्न कर दिया है उन्होंने जहांगीर तरीन को कि वो चीनी की प्राइस कंट्रोल करेंगे। अब बताएं आप मुझे, इनके पास पूरी कैबिनेट में कोई आदमी नहीं है, सारा इंपोर्टेड माल लाके इन्होंने बिठा दिया है, इंपोर्टेड माल है सब इनके पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहते हैं मैं 22 साल मैंने जद्दोजहद की है, झक मारा है तुमने 22 साल कि तुम्हारे पास आदमी नहीं है कैबिनेट पूरी करने के लिए। तुमने लाके जुल्फी बुखारी को यहाँ बिठा दिया, तुमने लाके यहाँ पे उसको बिठा दिया, वो शहजाद अकबर है, पता नहीं कौन कौन कहां से उठा के इंपोर्टेड माल बगैर कस्टम के बिठा दिया इन्होंने, ड्यूटी भी नहीं दी इन लोगों की। ठीक है सर, मैं जरा मोहम्मद अली दुरानी साहब से एक अहम सवाल कर लूं। सर, मरियम नवाज साहिबा का स्टेटमेंट था अभी, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़े बड़े जलसे, अवाम का समुंदर नजर आ रहा है, हालांकि इस वक्त ना मरकजी उनकी लीडरशिप है ना नवाज शरीफ मौजूद हैं, तो हम ये देख रहे हैं उनका ये स्टेटमेंट है सर, और वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ ने आइन के खिलाफ कोई बात की है तो कौम उनका साथ ना दे। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? और एक चीज और, क्या वजूहत है कि जब आइन बहुत मुकद्दम है तो उसके दिए हुए आर्टिकल के मुताबिक आपकी अपनी जिम्मेदारियां आप पूरी क्यों नहीं करते हैं सब लोग? देखें, दुरानी साहब ने पहले जो बातें की मैं उनकी बातों पे बहुत उन्हें तहसीन पेश करता हूं, और मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा। देखें, इस वक्त मसला जो है, अगर कभी भी आपने आगे बढ़ना हो तो सिंगल पॉइंट एजेंडे पे आवाम को ज्यादा बात समझ आती है। हम आइन की और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? वो इस वक्त की हुकूमत है जो अवाम का इस्तेसाल भी कर रही है, जो मुल्क की मईशत को भी तबाह कर रही है, जो मुल्क के इदारों को भी कमजोर कर रही है। इस वक्त जब उस हुकूमत से तवज्जो हटा के कहीं और जाती है तो उसकी वजह से ये सवालात पैदा होते हैं जिसको मैंने पहले बहुत बारीकी से उठाया कि मियां साहब भी वही बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब भी वही बात कर रहे हैं। इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। ये मियां साहब की और पीडीएम की जो इंतहाई ताकतवर क़यादत इस वक्त इकट्ठी हुई है, उनके सोचने का मुकाम है कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है वो क्या उठानी है। जहां तक इस चीज का सवाल है कि देखिए, आप अगर एक दफा एक नासूर को खत्म कर देते हैं, एक नाजायज, आप कह रहे हैं कि यह नाजायज हुकूमत है, नाजायज हुकूमत को अगर अवाम की ताकत से आप खत्म कर देते हैं तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि वो कौन सी ताकत है जो उसके बाद किसी नए नाजायज को लाने की कोशिश करेगी जब अवाम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो जाएंगे। और एक और बात मैं बता दूं कि मार्शल लॉ भी रहे हैं और सियासी हुकूमतें भी रही हैं, किसी गलत फहमी की जरूरत नहीं है। मैं इस
इस चीज का एक अवाम के नुमाइंदे के तौर पे इस चीज का गवाह हूं कि ना मार्शल लॉ ने अवाम को कुछ दिया है और ना सियासी हुकूमतों ने अवाम को कुछ दिया है। लूट मार का कारोबार उस वक्त भी चलता रहा है और लूट मार का कार इस वक्त भी चलता रहा है। अब आइंदा और आज की जो तब्दीली है उसके अंदर भी अवाम की जेबों के अंदर से उनके पैसे छीने जा रहे हैं। लिहाजा इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि अवाम को उम्मीद दी जाए, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिया जाए और एक ऐसी तब्दीली लाई जाए और एक ऐसी तहरीक उठाई जाए जो अवाम की ताकत से चल रही हो और जो अवाम की तहरीक हो, उस तहरीक को तो सर पीडीएम पे तो बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं सर, अवाम का समुंदर नजर आ रहा है। तो अवाम पीडीएम का जलसे सर, आप डॉक्टर साहब ये बताएं, इस मुल्क के अंदर शौकत अजीज साहब, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ साहब, तमाम वज़राए आज़म रहे, किसी ने आज तक ये कहा कि फौज मेरे पीछे खड़ी है, फौज मेरे साथ है? तो ये तो इमरान खान साहब को ये एजाज़ हासिल करते हैं। इन्होंने तो आप 8 बजे के बाद जब आप तकरीर करें और आपको होश ना हो तो आप ऐसे ही नाम लेंगे। इसमें डॉक्टर नूरानी साहब, मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा आपकी उसमें तायद में, वो ये है कि इस वक्त जो है हमारी जो सबसे बड़ा मसला है, जैसे मरियम बीबी ने भी जो फरमाया कि भाई आइन की खिलाफ वर्जी तो हम नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। इस वक्त अगर अवाम की तहरीक भी चल रही है तो ये चलनी चाहिए, ये अवाम का आइनी और कानूनी हक है। लेकिन इस तहरीक के नतीजे में अगर एक तब्दीली लाई जाए तो नूरानी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेके जितनी भी क़यादतें हैं उन्हें एक बात तो सिंध में भी पूछनी चाहिए ना कि सिंध में हुकूमत है और हुकूमत जो है वो हुकूमत में है और हुकूमत जो है वो मरकजी हुकूमत के साथ है। अगर आप तहरीक चलाना चाहते हैं तो सिंध से तहरीक चलनी चाहिए और वो तहरीक जो है वो नतीजा खेज बन सकती है अगर पीपल्स पार्टी जो है वो बजाय इसके कि वो ठीक है। मैं ये सवाल बड़ा अहम पूछूंगा लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं नूरानी साहब से एक सवाल बहुत अहम पूछना चाहूंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। अवैस नूरानी साहब, मेरे पास 3 मिनट है। सवाल ये है कि आप बड़े बड़े जलसे जलूस कर रहे हैं, आपके साथ अवाम है, मान लिया सर, नज़र भी आ रहा है, चलें, लेकिन सर ये मुझे बताइए, जलसे और जलूस से हुकूमतें नहीं गिरती और आपके पीडीएम के सरबरा ये बात बार बार कह रहे हैं कि दिसंबर में ये हुकूमत चली जा रही है, कैसे जाएगी सर? सर देखें, जितनी बड़ी भी दुनिया में जितनी बड़ी भी ताकत है उसमें सबसे बड़ी ताकत अवाम का सरचश्मा होती है और उसमें कोई दो राय नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने दिसंबर का जो बयान दिया है, अब परसों इजलास है, इंशाल्लाह उसमें हिकमत तैयार हो जाएगी उसकी भी। मैं ये समझता हूँ कि 13 दिसंबर के जलसे के बाद बहुत सारी चीज़ें फैसला कुन होंगी। 13 दिसंबर का जलसा जो है वो बहुत सारी चीज़ों का रुख और मोड़ बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा डॉक्टर साहब, ये कंपनी वाकई में नहीं चलेगी, इनको उठा के यहाँ से बाहर फेंकना पड़ेगा। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिक ने वोट के जरिए उठा के फेंका है, हम सिर्फ पीडीएम की डिमांड ये है कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस मुल्क में कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन को, स्टैब्लिशमेंट को, सियासी जमातों को अपनी हुदूद का तयन करें और मुल्क के अंदर फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दें। जो जीता हो सिकंदर, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, जो बन जाए वजीर आजम, हमें कोई मसला नहीं है, मगर फेयर इलेक्शन हो। ये इलेक्शन नहीं चाहिए डॉक्टर साहब कि आप घर जाके सो जाएं और फिर आपको लोरी देके उठाया जाए, पप्पू उठो जरा। ये गारंटी कौन देगा सर? ये गारंटी कौन देगा? ये गारंटी कौन देगा कि फेयर इलेक्शन? सर अवाम गारंटी देगी। अवाम, the people of Pakistan will not spare anybody this time who tries to who will try to manipulate, dominate or steal the vote bank of anybody. The people will react and retaliate on the polling stations. अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े बड़े जलसे बिलावल भी कर रहे हैं और मरियम भी कर रही हैं, बज़ाहिर रिजल्ट नजर आ रहा है। अब रिजल्ट जो उनका इंतखाब होगा, अगर 2018 वाला रिजल्ट आ गया तो क्या करेंगे सर आप? आज एहसन इकबाल साहब ने पिटीशन फाइल कर दी है, पोल बिफोर रिगिंग। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरखास्त दायर कर दी है कि धांधली की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो सर अदालतें क्या करेंगी सर? अदालतों में तो पहले भी ये सवालात हो रहे थे। सर अदालतों को करना चाहिए ना जी, अदालतें करें।
अच्छी बातें करें ताकि पता लगे लोगों को कौन वोट चोरी कर रहा है, कौन खयानत कर रहा है लोगों की अमानत में। इससे पहले दुरानी साहब, इससे पहले कौन सी अदालतों ने यह फैसला किया है सर? कितने इलेक्शन हो गए ऐसे? डॉक्टर साहब मेरा तो, बिल्कुल 1 मिनट है सर, 1 मिनट है। एक ही अदालत मेरा तो एक ही अदालत पे यकीन है और वो इंशाल्लाह अवाम की अदालत है। लेकिन मैं दुरानी साहब से